देखूं जो आसमां तो इतनी बड़ी जमी पे छोटा सा एक मकान, छोटे से एक मकान में खिलता हुआ गुलाब, खिलते हुए गुलाब में महका हुआ बदन, महके हुए बदन में, गौर फरमाइएगा, महके हुए बदन में समंदर सा एक दिल, उस दिल की वसंतों में कहीं खो गया हूँ मैं। यूं है कि ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं, यूं है कि ज़मीं से बड़ा हो गया हूँ मैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं लेखनी से बड़े हुए मंझे हुए कलाकार को, नौजवान दिलों पर राज करने वाले, उनकी बातें करने वाले। शर्तें लागू, मसाला चाय, मुसाफिर कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन, इब्ने बतूती, आको बाको व यार पापा जैसी बेस्ट सेलर बुक्स देने वाले बाकमाल लेखक। दिव्या प्रकाश दुबे जी का अपने ऑडिबल शोज पिया मिलन, दिल लोकल, दो दूनी प्यार जैसी मशहूर कृतियों से सबका मन मोह लेने वाले, फिल्मों व वेब सीरीज के डायलॉग के जन्मकर्ता को चित्कारा यूनिवर्सिटी अपने लिटफेस्ट में बाअदब सलाम करती है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमाचल की इन खूबसूरत वादियों में। सर, आप दर्शन से काफ़ी रुचि रखते हैं, काफ़ी फिलॉसफी के बारे में आप बातें करते हैं। मैं 1 मिनट बस मैम बोल जी, रही है बिल्कुल कि सर। आपने इतनी तारीफ़ कर दी है, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। और इससे पहले सर बोल रहे थे तो मुझे बार बार जब मैं बैठा था सुन रहा था तो मुझे ये लग रहा था कि हर कॉलोनी में जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं वहाँ पे 2 तरीके के लड़के और लड़कियाँ रहते हैं। एक जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, जो एग्जाम्पल बनते हैं, जो सर थे, और एक दूसरा एग्जाम्पल बनता है जिसके जैसा नहीं बनना, वो मैं हूँ। तो ताकि आप लोग बैलेंस्ड रहें, ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं मुझसे। और मैं ये इसलिए भी मैं चले जाता हूँ कॉलेजेस में और लिट फेस्ट में ताकि लोग ये जाने कि वहाँ कोई भी जा सकता है। खूबसूरत सर। सर, आपका जो नाम है उसमें भी एक फिलॉसफी है, प्रकाश से दिव्य, दिव्य प्रकाश। तो परिवार ने ये नाम जो आपको दिया उसकी कितनी सहभागिता रही आपकी इस जर्नी में सर? मैम देखिए, नाम मेरा दिव्य प्रकाश नाम है। जब आप अंग्रेजी जो कि इतनी सुंदर भाषा है, जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो रामचंद्र का रामचंद्रा हो जाता है, रामा हो जाता है, तो मेरा भी दिव्या हो गया। तो एक बार क्या हुआ, मैं कहानी का नाम पे भी बताता हूँ कि कैसे मेरा नाम रखा गया। एक बार मेरा बहुत पहले, जब मैं इंजीनियरिंग करके 2005 में निकला था और बैंगलोर में तब नौकरियाँ थी, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा था वहाँ नौकरी लगती नहीं थी। प्राइवेट कॉलेज से मैं उस समय पढ़ा था और मतलब ये था कि जैसे पूरे बैच साफ हो जाते थे हम लोग, मतलब था। और एक था कि हम भेड़ चाल में, क्योंकि हमें जो सब, और मैं तो इंजीनियरिंग करना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मेरा दोस्त विकास था वो कर रहा था कोचिंग, तो मैंने भी साथ में कर ली। अब मेरे दोस्त ने, जो दूसरा दोस्त था, उसने कहा भाई बैंगलोर में नौकरी है, वहाँ चलते हैं। तो दिल्ली से उसने ट्रेन का टिकट करवाया। समर इंटर्नशिप के समय की बात है कि वहाँ पे हम समर इंटर्नशिप के लिए करेंगे और हम चल दिए। अब चूंकि हर बार टिकट मैं कराता था तो मैं अपना नाम डीपी करके लिखता था, डीपी दुबे। अब उस बार मेरा दोस्त सचिन था, उसने टिकट कराया जी। और हम लोग क्या था, मैं यूपी से आता हूँ, अभी लखनऊ में घर है मेरा। और यहाँ पे है कोई यूपी वाला? यहाँ आए 2-4 लोग हैं। तो आप लोग घबराइए मत, आप लोग को घबराने की ज़रूरत नहीं है ना। तो हम लोग जो यूपी में थे मैम, हम लोग की जो अपब्रिंगिंग हुई थी जी, वो इतनी ख़राब थी कि जब हम ट्रेन में जाते थे तो वो जो चार्ट लगा रहता था बाहर, ट्रेन के बाहर, तो वहाँ पे पहले ही देख लेते थे कि फ़ीमेल किधर है, ताकि हम लोग उधर ही वाले वॉशरूम को यूज़ करें। तो मैंने क्या देखा वहाँ पे, और मेरे साथ जो हम कूपे में थे, चूँकि बैंगलोर तक की ट्रेन जो थी वो लंबी होती है, 30 घंटे लगते थे दिल्ली से उस समय। हम बैठे हैं और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे जो हमने तो देखा था बाहर नाम, यहाँ तो कोई दिव्या आने वाली थी। जो सामने 2 लड़के थे जो मेरे साथ, वो भी कह रहे हैं आपकी सीट पे तो कोई दिव्या आने वाली थी जी। जैसे इस पूरी दुनिया में, अभी इसके बाद कबीर वाला सेशन है, पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है लाइफ में कि आप अपने आप तक पहुंच सकें, है ना। सारी फिलॉसफी हिंदुस्तानी और वेस्टर्न यहीं पे आके इंटरकट करती है। और मैं अपने आप को ही ढूंढ रहा था रेलवे के चार्ट में
जो मेरे पास ही था, जो मैं ही अपने आप को कर रहा था। तो अपने नाम की वजह से, जैसे चाहे दिव्या नाम की वजह से एक तो बचपन से लेके मुझे शुरू तक चढ़ाया गया, लेकिन इस नाम के पढ़ने की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हुआ ऐसा कि मेरा नाम दिव्य प्रकाश नहीं था इतना अच्छा, आपने जैसे बड़ा अच्छे से बहुत दिनों बाद किसी ने सवाल पूछा। मेरा नाम था देवी प्रसाद जी। तो जब देवी प्रसाद नाम था और मेरे पिताजी ब्यूरोक्रेट थे, वो गए मुरादाबाद में नाम लिखवाने, तो टीचर जो थी सामने बहुत समझदार थी, उन्होंने कहा दुबे जी आपको पता है देवी प्रसाद का बच्चे चिढ़ा चिढ़ा के क्या हाल करेंगे, है ना। और नाम देवी प्रसाद क्यों रखा गया था, क्योंकि मेरे फादर का, और हम लोग यूपी से जो लोग भी आते हैं सब लोग जान जाएंगे कि हम लोग कितने इलॉजिकल वजह से नाम रखते हैं। मेरे पिताजी का उस दिन डिप्टी एसपी का रिजल्ट आया था रिशफल होके, वो हो गए थे सेलेक्ट, तो डी और पी उन्होंने वहाँ से पिक कर लिया। अब वहाँ पे फिट हो रहा था देवी प्रसाद, दुर्गा प्रसाद और देवी प्रसाद लेके हम पहुँचे वहाँ, और टीचर ने कहा दुबे जी बच्चे परेशान कर देंगे तो कोई फैंसी नाम सोचिए आप। डी और पी फिक्स था, तो उसमें दिव्य और प्रकाश फिट कर दिया गया, राइटर जैसा नाम था, और इस वजह से नाम वो दिव्य प्रकाश हो गया। तो फिलोसफिकल इतना था नहीं जितना हम, हाँ जैसे कई सारी होती है ना चीज़ें, धीरे धीरे अर्बन लेजेंड हो जाता है वो करते करते। तो यही है मैम। बहुत ठीक है, सही चल रहा है, आप लोग बता दीजिएगा। सर आप अपनी सृजनता में सच और सपने की बात करते हैं, और सच और सपने के बीच में जो कड़ियाँ जुड़ती हैं वहीं से कहानी का प्लॉट निकलता है। तो ये सच और सपने के बीच का जो सफ़र है ये कैसे तय करते हैं सर आप? बड़े आप मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं मैम। कॉलेज मुझे अपने कॉलेज का एल्गोरिथम का पेपर याद आ रहा है, जब पूरे कॉलेज को कुछ नहीं आता था, ऐसा टफ पेपर आया था। मैं सच और सपने नहीं मैं समझ गया मैम। सवाल मुश्किल है इतना मुझे समझ में आ रहा है। मैं देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी कहानी इस दुनिया में जैसे एक तो तरीका होता है कि मेरे साथ ये हुआ है ना। हम कई सारे लोग होते हैं ग्रुप में ना जो दोस्तों को बताते हैं कि भाई मेरे साथ ये हुआ, आज मैं गया और आज वहाँ पे फलानी लड़के या लड़की ने मुझे ये बोल दिया, या फलानी जगह ये चीज़ हो गई, है ना। आप आते हैं, अब मान लीजिए आप किसी से बात करने गए और किसी ने आपने बोला कि हाय, आपने जैसे रैंडमली, आपका क्या नाम है आप जो पिंक में है? डॉक्टर संध्या। तो जैसे मैं संध्या जी के पास गया है ना, और यहाँ पे कोई पीएमसी है कॉलेज में? पिया मिलन चौराहा, पिया मिलन चौक टाइप की कोई जगह है यहाँ पे? गर्ल्स हॉस्टल के पास जो होता है, ऐसा है? यहाँ नहीं है। कहाँ मिलते हैं लोग? कैंटीन किधर? क्या है वो जगह? मॉल रोड। तो मान लेते हैं मॉल रोड पे संध्या ना, मैंने गलत संध्या नाम था? संध्या, हाँ जी। तो अरे एक मिनट भाई, एक मिनट, है ना। तो मान लेते हैं, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि कैसे बनती है वो कहानी। तो मान लीजिए मैं, संध्या जी वहाँ पे थी और हम लोग 2-4 दिन से क्लास में थे, और एक आध बार ऐसा हुआ कि गलती से ऐसा हुआ कि मैंने संध्या जी की तरफ, क्लास में उन्होंने मेरी तरफ देख लिया जी, और मुझे हो गया डाउट, जैसा लड़कों को हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं गया, तो जब आप जाते हो तो मान लेते हैं, जैसे क्या नाम है आपका सेकंड नंबर पे? आप ही ब्लैक उसमें अनुपम, शुभम, जिनका भी नाम ले रहा है उनको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। मैं पहले बात करके आया हूँ, आप चिंता मत करो, है ना, इंटरनल के नंबर। तो शुभम मेरे मान लीजिए दोस्त हैं। तो मैं जब संध्या जी से बात करने की कोशिश करूंगा, जैसे IIT JEE के अटेम्प्ट देता है ना आदमी, तो एक आध अटेम्प्ट तो ऐसे निकल जाते हैं। 12th के बाद वाला अटेम्प्ट तो ऐसे ही होता है ना, केवल देखने के लिए देते हैं कि पेपर कैसा है। तो मैं शुभम से बात करके जाऊँगा कि यार अगर मैं ये बोलूँगा तो संध्या जी क्या बोलेंगी, फिर संध्या ये बोलेंगी तो फिर हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन हम लोगों ने ऐसे ही सीखा है कि ये बोलेंगे तो ये बोलेंगे, अच्छा नहीं अगर ये बोल दिया तो हम वो बोलेंगे, है ना। अब जब एक्चुअली मैं संध्या जी के पास पहुंचा और मैंने कहा हाय, आई एम दिव्य प्रकाश दुबे, बॉन्ड जेम्स बॉन्ड, तो संध्या जी कहेंगी कि तुम दिव्य प्रकाश दुबे हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। और संध्या जी के आसपास जो उनकी सहेलियाँ होंगी वो ठहाके मार के हंसने लगेंगी। और इस पूरी दुनिया में शायद हिंदुस्तान इकलौता ऐसा देश है जहाँ पे ऐसा होता है मैम, कि जब कोई लड़की हंसती है तो उसके आसपास वाली उसकी सहेलियाँ भी साथ में हंसने लगती, चाहे उनको बात पता हो चाहे ना हो। ये बच्चों के दिल की बात कही आपने, बिल्कुल। ऐसा मैंने सुना है मैम, मेरा तो अपना अनुभव ऐसा रहा नहीं है। तो अब मैं संध्या जी के पास गया, बात ये हुई, उन्होंने कहा तुम दिव्य प्रकाश हो तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। सहेलियाँ हंसी, और जो ये इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा जो प्यार होता है वो तुरंत वहीं पे बंद हो गया।
अब जब मैं लौट के शुभम के पास आया तो शुभम ने कहा भाई कैसा रहा, तो मैं शुभम को ये थोड़ी ना बताऊंगा जो हुआ है ना, मैं बताऊंगा भाई बहुत अच्छा रहा, और वो कह रही है कि एक दिन कॉफी पे चलते हैं, है ना। अब शुभम को 2-4 दिन तो टल जाएगी इससे बात, लेकिन 5 दिन बाद फिर शुभम पूछेगा कब जा रहे हो, तो जो कब जा रहे हो और जो झूठ मैं बोलता रहूंगा उससे कहानियां बनती। सच क्या था और सपना, जो कहानी की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और लाइफ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये नहीं है कि वो सच है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इस दुनिया में कहानियाँ कोई भी झूठ नहीं होती जी। या तो वो हो चुकी होती हैं, या तो वो हो रही होती हैं, या फिर वो होने वाली है। खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। अभी एक आसान सा सवाल पूछते हैं सर कि रज़ा मुराद साहब का एक डायलॉग आप हमेशा कोट करते हैं कि वो ये कहते हैं कि मुंबई के समुंदर में हर एक के नाम की एक लहर उठती है, और ज़रूरी ये नहीं है कि वो लहर कब उठेगी, ज़रूरी ये है कि उस लहर को, अपने नाम की लहर को देखने वाला उस शहर में होगा या नहीं होगा। तो आपके नाम की जब लहर उठी तो आपके लिए ये कितना सरल और कितना कठिन था? मैं बस एक चीज़ करेक्ट कर दूं मैम यहाँ पे, ये बात जो है ये कादर खान साहब ने बोली थी, और मैंने ये सुनते सुनते ये एनेक्डोट सुना है। और देखिए, एक किसी भी बड़े शहर, जैसे हम लोग जो छोटे शहरों से आते हैं या छोटे शहरों से जब बड़े शहरों तक पहुंचते हैं, और वो बड़ा शहर कोई भी हो सकता है, अगर आप बॉम्बे के हैं तो न्यूयॉर्क आपके लिए बड़ा शहर हो सकता है, अगर आप हरदोई के हैं तो लखनऊ हो सकता है, अगर लखनऊ के हैं तो दिल्ली हो सकता है, अगर आप लुधियाना के हैं तो चंडीगढ़ हो सकता है। कोई भी छोटे शहर से बड़े शहर की एक जब जर्नी होती है, जब आप बड़े शहर में पहुंचते हैं ना जी सर, तो जो बड़े शहर की भीड़ होती है या जो बड़े शहर का समंदर होता है, जब आप कभी भी समंदर के पास जाइए अगर आप, तो क्या होता है ना, पानी पीछे फेंकता है आपको जी है ना, फिर आप आगे बढ़ते हैं, फिर पानी पीछे फेंकता है और तेजी से फेंकता है, और एक पॉइंट के बाद आप डिसाइड करते हैं कि मैं पीछे नहीं जाऊंगा जी। वैसे ही हर शहर होता है। जब वो कादर खान साहब ने बात बोली थी तो उन्होंने बड़ा डीपर मैसेज एक दिया था इस लाइफ में। अगर आप देखेंगे जो बड़ी से बड़ी चीज़ें जिन लोगों ने भी अचीव की, बल्कि इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप भगवान को माने या न माने, रामचरितमानस में एक लाइन है, धीरज धर्म मित्र और नारी आपत्ति काल परखी चारी। मैं समझा देता हूँ, धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज मतलब कि पेशेंस, धैर्य, मित्र फ्रेंड, नारी मतलब स्पाउस मेल और फीमेल, धीरज धर्म मित्र और नारी। मित्र आप समझ ही गए और स्पाउस आप समझ गए, धर्म यानी द वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आपत्ति काल परखी चारी मतलब जब आप पे लाइफ पे ट्रेजेडी आएगी, कोई एक प्रॉब्लम आएगी, तो इन चारों की टेस्टिंग हो जाती है। इसमें बड़ी कमाल की बात क्या है कि इसमें धीरज को एक मिनट के लिए अलग रखिए, धर्म मित्र और नारी ये तीनों एक्सटर्नल फोर्स हैं कि बाहर है। एक जो पेशेंस है वो आपका अपना है, और जो भी हम करना चाहते हैं, जैसे मैं तो गलती से मैंने इंजीनियरिंग करी है, गलती से फिर चूंकि दूसरा दोस्त एमबीए कर रहा था तो मैंने सिम्बायोसिस से एमबीए भी कर लिया, फिर मैं मैनेजमेंट ट्रेनी भी रहा बहुत जी। और जो आप जाके कल को अपने बॉस को बताएंगे जी सर हो जाएगा सर, वो मैं किया है, मैंने 10 साल ये काम तो बट एक चीज़ जो जब ये लड़का जो मेरे अंदर का था वो नौकरी भी कर रहा था, या बीटेक के बाद सेक्टर 16 नोएडा में नौकरी के लिए भी भटक रहा था जी। एक चीज़ कांस्टेंट थी, मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि मेरा लाइफ में कुछ होगा नहीं। मेरे को कहीं ना कहीं वो था डीप डाउन कि मैं टिका रहूँगा तो कुछ हो जाएगा। तो वो जो लाइन थी कि आप जब धक्का जब दे, तो इसीलिए अगर आप देखोगे जितने भी जैसे पंकज त्रिपाठी भैया से हम लोग की बात होती रहती है, और आप उनको देखो ना कब आए थे वो बॉम्बे, है ना, वो जब आए थे और आज की डेट में आप सब लोग जान रहे हैं ना मिर्ज़ापुर, आप सब लोग जान रहे हैं। उनकी एक फिल्म है वो कौवा बिरयानी वाली फिल्म है, उसमें भी एक छोटा सा रोल है उनका, और जब मिलते हैं तो अभी भी लगता है कि वही पंकज भैया है ना। और मेरे को तो अभी भी नहीं लगता है, क्योंकि अगर जैसे ही मुझे लगेगा कि मेरी जर्नी कंप्लीट हो गई तब तो हमारी जर्नी खत्म हो गई ना। वाह, हमेशा होना चाहिए ना कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ड्राइव करती रहे। बिल्कुल, तो यही है ना। तो आज हम ये सीख के जाएंगे कि धीरज ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, और धीरज अगर हमारे पास है तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। हाँ, मतलब चाहे वो बात शुभम वाली और मैम वाली हो बिल्कुल सर। सर, बच्चे कहानी सुनने के लिए आतुर हैं, और आप कहानी सुनाएंगे तो इन्होंने बहुत अच्छे से ताली भी बजाई है और ये उसका आनंद भी लेंगे सर। और काइंडली आप। तो मैं जैसे आज कॉलेज में हूँ यहाँ पे, तो जैसे अब सारे लोग कॉलेज में तब पहुँचते हैं जब स्कूल करके आते हैं, और
आप लोग जिस समय में इस दुनिया में हो, जहाँ पे हमारे टाइम में हर जनरेशन को ऐसा लगता है, जैसे यंग लोगों से जब मैं अब मिलता हूँ तो मुझे अंदर से बड़ा ये लगता है कि ये आजकल के लड़के लड़कियाँ ये क्या कर रहे हैं, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था, है ना। ऐसे ही मेरे फादर को लगता था मैम कि ये आजकल के लड़के, जो मुझे जब मैं कॉलेज में था, ये आजकल के लड़के ये क्या कर रहे हैं, प्यार तो हमारे ज़माने में होता था। और जो मेरे पिताजी थे, वो जो सच्चा प्यार करते थे, वो इस देश के 99% पिताओं की तरह वो सच्चा प्यार मेरी माँ को नहीं करते थे। वो सच्चा प्यार जो करते थे, वो करते थे मेरी क्लास 3rd की जो क्लास टीचर थी। मीना पाठक नाम था, पिताजी उनको प्यार से मीना कुमारी कहते थे। अब हुआ कुछ ऐसा था कि जैसे हम लोग जैसे जब स्कूल में होते हैं ना, तो बहुत नंबर को लेके पेरेंट्स फिनिकी रहते हैं कि एक नंबर कहाँ घट गया, हैंड राइटिंग का कैसे सही नहीं है, ये सब रहता है ना। तो मेरे जो थे मैथ्स में मैम 20 में से 19 नंबर आए थे, 19 आउट ऑफ 20। और दुबे खानदान में पिछले 150 सालों में, और हर खानदान ऐसा ही होता है, हर पेरेंट्स यही बताता, हमारे तो नहीं कटते, तो तुम्हारे पता नहीं कैसे कटे। 150 सालों में किसी के इतने नंबर नहीं कटे थे, एक नंबर नहीं कटा था किसी का। घर में बवाल हो गया, एक नंबर कैसे कट गया, एक नंबर मैथ्स में कैसे कट गया। तो मैंने जब कॉपी दिखाई पिताजी को, तो जब उन्होंने कॉपी ध्यान से देखी तो पता चला कि मैथ्स का मेरा सवाल सही था। नहीं होता है कई बार इतनी कॉपियाँ चेक करनी होती है, एक नंबर गलती से रह गया था। तो पिताजी को बहुत गुस्सा आया कि क्या टीचर है। अगले दिन अपना लहराते हुए वो स्कूल मुझे लेके पहुँचे। और उस समय, अभी आजकल तो गाड़ियों की वेटिंग है ना, एक समय में प्रिया स्कूटर एक चीज़ आती थी, उसके लिए वेटिंग होती थी 1-1.5 साल 2 साल की। तो हम लोग प्रिया स्कूटर पे, जिसके पास प्रिया स्कूटर था उसके पास समझ लो कि मर्सिडीज़ थी उस समय की। तो हम लोग प्रिया स्कूटर पे लहराते हुए स्कूल पहुँचे, और मीना मैडम पिताजी के एकदम सामने, जैसे घुसे सामने, जैसे यहाँ पे गेट है, एकदम से सामने पड़ गई। जब वो सामने पड़ी, और मैं कसम खा के बात बता रहा हूँ, उससे पहले उस फ्रेम में, जैसे अगर इधर पिताजी घुसे और इधर मीना मैडम यहाँ खड़ी हैं, उससे पहले मैंने केवल सुन रखा था कि लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है। मैं होते हुए पहली बार देख रहा था। और मेरे पिताजी का जो गुस्सा था वो ऐसे खत्म हो गया जैसे डिमोनेटाइजेशन के बाद से इस देश से काला धन खत्म हो गया। तो मैडम ने पूछा कि दुबे जी यहाँ कैसे आना हुआ। तो मैं पिताजी की शर्ट खींच रहा हूँ कि पापा वो नंबर मेरी कॉपी में गलत चेक हुआ है। तो पापा जी का नहीं, मैं ऐसे ही गुजर रहा था मैं। कहते हैं आप कितने अच्छे पेरेंट हैं कि आप तो देखिए हालचाल ऐसे भी लेने आ गए। कितने तो ऐसे पेरेंट हैं ध्यान ही नहीं देते अपने बच्चों पे। तो उन्होंने पूछा और कैसी चल रही है दिव्य प्रकाश की पढ़ाई। तो मैम ने वही बात बोली जो इस दुनिया की सारी टीचर बोलती हैं, कहते बहुत अच्छी चल रही है पढ़ाई इसकी, लेकिन थोड़ा और फोकस करें ना, थोड़ा सा। जैसे थोड़ा और फोकस कभी ख़त्म नहीं होता लाइफ में। 10th कर लो, फिर 12th कर लो, फिर कॉलेज कर लो, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो थोड़ा और फोकस करें तो दिव्य प्रकाश क्लास में फर्स्ट आ सकता है। और हम लोग एज ए जनरेशन क्लास में बच्चा फर्स्ट आए, इससे ज़्यादा क्रूएल क्या हुआ कि बाकी 60 लोगों को पीछे छोड़ दे आदमी। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि बच्चा फर्स्ट आए। पापा ने कहा कि अरे कोई बात ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है इसमें। कहते हैं नहीं इसकी थोड़ी हैंड राइटिंग गड़बड़ है। तो पिताजी ने कहा कि अरे आप कैसी बात कर रही हैं, आप हैंड राइटिंग में मैं पर्सनली खुद मेहनत करूँगा इसकी। अब पिताजी ने वादा तो कर दिया, क्योंकि प्यार में आदमी इम्पॉसिबल वादे करता ही है। इसमें एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी, जो पिताजी सुबह लिख देते थे वो शाम को खुद नहीं पढ़ पाते थे। अब एक ऐसे आदमी को मेरी हैंड राइटिंग पे मेहनत करनी थी। तो पापा जी ने वादा कर दिया। फिर चलते चलते मैम ने कहा कि मैम सर आप कितने अच्छे पेरेंट हैं कि आप रैंडमली भी हाल चाल लेने आ गए। कितने पेरेंट्स तो ऐसे हैं जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिन भी नहीं आते हैं। पिताजी के कान में 3 नए शब्द पड़े, पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। उन्होंने पूछा कब है, पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। तो मैम ने बताया कि अभी 2 हफ्ते बाद जो भी है, तो अपना पेरेंट्स टीचर मीटिंग वाले दिन हम लोग फिर लहराते हुए पहुँचे स्कूल। और तब ऐसा स्कूल था कि एक बार में एक पेरेंट और एक बच्चा जाता था। मैं अंदर गया, मैम ने मुझे पास में बुलाया और मेरे को यहाँ पे इस जगह से प्यार किया मैम ने, यहाँ पे माथे पे। तो जैसे उन्होंने किया तो मैंने ऐसे अपने पिताजी को देखा कि आप कितनी ही बैटिंग कर लीजिए, छक्का तो हमें ही मारना है। अब इसके बाद क्या हुआ मैम कि जब वो हम लोग ना, जैसे जो 90s में हम लोग बड़े हो रहे थे, आप लोग शायद कभी ये बात नहीं समझ पाओगे, उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाओगे
कि जब भी 90s में जो लोग बड़े हो रहे थे, जैसे कोई फिल्म में या कोई टीवी सीरियल में कोई हीरो किसी हीरोइन के पास आता था, या गलती से सुहागरात वाला सीन है ना, 1 मिनट भाई 1 मिनट, है ना, तो सीन है, तो हम लोग जो बच्चे थे उस समय के मैम, हम लोग अपने आप पानी लेने चले जाते थे। हम लोग इतने समझदार थे। आज मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, कुछ हम लोग नेटफ्लिक्स पे देख रहे होते हैं, जैसे कोई किसी हीरो कोई हीरोइन के कान में जूं डालने की कोशिश करता है, मुझे पानी लेने जाना पड़ता है, मेरा बच्चा उसका कमरे में रहता है। मुझे ये उम्मीद है, मैं अपना कमरे से निकल आया और अगले आधे घंटे मेरे पिताजी और मीना मैडम के बीच में ज़रूर मेरी पढ़ाई को लेके ही कोई बात हुई होगी, मुझे ऐसा विश्वास है मेरे पिताजी पे। करते कराते हुआ क्या कि साल के एंड में मैं गलती से कर गया टॉप क्लास सेकंड में जी, मैं फर्स्ट आ गया। तो हम लोग चूंकि लखनऊ के, और लखनऊ का अगर कोई यहाँ पे होगा तो वहाँ पे वो चलता है, पहले हम, पहले आप, पहले आप। तो पापा ने कहा कि मैडम पार्टी मैं दूंगा, तो मैडम का नहीं पार्टी मैं दूंगी, दिव्य प्रकाश फर्स्ट आया। पापा ने कहा नहीं पार्टी मैं दूंगा। 10 मिनट तक होता रहा। फिर एक दिन तय हुआ पार्टी का, और वो दिन बहुत ही क्रांतिकारी दिन था। ये वो दिन था, कितने लोगों ने सुना है किट्टी पार्टी करके एक चीज़ होती है? सुना है? किसी की मम्मी वगैरह करते होंगे, या बहन, या कोई भी वाइफ अगर हो इस एज में, तो ऐसा। तो किट्टी पार्टी बड़ी वो चीज़ होती है। तो जैसे हम लोग ने जानबूझ के जो दिन तय किया पिताजी और मैडम ने, वो किट्टी पार्टी वाला दिन था, ताकि हम लोग की जब पार्टी हो रही हो तो कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस ना रहे। ठीक है। हम लोग उस दिन पहुँचे एक दूर वहाँ पे, और मोहल्ले में प्रिया स्कूटर पे, जब छोटे होते हैं बच्चे ने तो आप पीछे बैठते हो, कोई तीसरा बंदा आता है तो बच्चा जो होता है आगे आके खड़ा हो जाता है, और जो दूसरी पार्टी होती है पीछे जाके बैठ जाती है। मैं गया, समझदार थे, 90s में बता ही रहा हूँ, मैं उतरा, आगे आके खड़ा हो गया। मीना मैडम आई, मीना मैडम पीछे साइड में बैठ गई। हम लोग जब उस मोहल्ले से निकल रहे थे, अगर कोई हमारे यहाँ पे जैसे कैमरा मैंने वो फ़ोटो खींचता, तो हम लोग जस्ट वो अगर फ़ोटो अगर फ्रेम कर देते तो ऐसा लगता कि हम लोग छोटा परिवार सुखी परिवार के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हम लोग निकले, डोसा खाने पहुँचे, 2 मसाले डोसे ऑर्डर हुए, 1 सादा डोसा बच्चे के लिए ऑर्डर हुआ। आया दोबारा, मैम ने मेरे को माथे पे प्यार किया। और अब मैं देखता हूँ जैसे मेरी वाइफ के, और अब मैं आजकल जैसे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, मैं देखता हूँ उनके बड़े बड़े पर्स होते हैं। जैसे मेरी वाइफ जितना बड़ा पर्स लेके ऑफिस जाती है, उसमें एक आध वीकेंड भर का सामान आ सकता है। पहले छोटे छोटे पर्स होते थे, तो छोटे से पर्स से मैम ने मुझे प्यार किया, और एक छोटे से पर्स से एक छोटा सा लिफाफा निकाला और मेरे पिताजी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भाई साहब, शादी में भाभी जी को लेके आना है। मसाला डोसा सामने आके अभी सर्व ही हुआ था। पिताजी को मसाला डोसा से इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई कि वो आज भी मसाला डोसा नहीं खाते हैं। शादी के बाद, मैडम की शादी के बाद से मैडम ने स्कूल आना छोड़ दिया, और पिताजी ने पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाना छोड़ दिया। इसी चक्कर में मेरी जो हैंड राइटिंग है वो ख़राब रहेगी। जो मेरी ख़राब हैंड राइटिंग, उसकी वजह ये है, उस दिन जो हुई घटना, उस घटना के बाद से मेरे पिताजी का इस देश के एजुकेशन सिस्टम पर से विश्वास उठ गया। अब मैं इस इंतज़ार में हूँ कि कब मेरा बच्चा क्लास 3rd में जाए और मैं थोड़ा बहुत ही सही अपने पिताजी जैसा महसूस कर, किसी मीना जी से आप मिल पाए। तो चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मीना मैडम आपको किसी मोड़ पे ज़रूर मिलेंगी सर। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे सवाल पूछना चाहते होंगे सर आपसे। 2-3 सवाल हम स्टूडेंट से लेते हैं। आप में से जो भी अपना सवाल पूछना चाहते हैं, प्लीज़। यस बेटा। बस मैं एक चीज़ सवाल से पहले बता दूं, जैसे मैं तो एक ब्रीफली एक चीज़ बता दूं ताकि आप लोगों में से कुछ लोग जिनको कभी लाइफ में कुछ भी करना हो, जैसे मैंने 12th के बाद 2 साल का ड्रॉप लिया था इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए, वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई जो मैं करना नहीं चाहता था। तो मैंने 4 साल प्लस 2 साल वो एक तरीके से बर्बाद किए। फिर इंजीनियरिंग के बाद 2 साल मैंने MBA की तैयारी करी, और उसके बाद मैंने MBA किया, ठीक ठाक जगह से किया। फिर मैं मैनेजमेंट नहीं था, अच्छी जगह नौकरी वोकरी करी, वो भी वो नौकरी थी जो मैं करना नहीं चाहता था। मैंने लाइफ में 10-12 साल बर्बाद करके, और बर्बाद भी क्या, जब भी आप घटिया से घटिया नौकरी करते हैं तो आप सबसे बड़ी लाइफ की स्किल सीखते हैं, वो है पेशेंस, है ना। इसीलिए जॉब करनी चाहिए हमेशा,
लेकिन बावजूद उसके मैं वो कर पाया अल्टीमेटली जो मैं करना चाहता था, जो मैं लिखना चाहता था। और मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था जब मैं 21 साल का था कि मुझे क्या करना है, जब मैं 23 साल का था मुझे क्या करना है। तो अब इस कॉन्टेक्स्ट के साथ, मतलब मैंने थोड़ा हंसी मजाक कर लिया तो ये ना लगे कि बात सीरियस नहीं है, फिर अगले साल से बुलाएंगे नहीं ना आप लोग। Good afternoon, बताएं। sir. I want to ask that what inspired you start writing? Like, what was sorry, was there a particular event or a moment then that you thought that I should start writing or I want to become an author? तो इसका आप बैठ जाइए प्लीज़। इसका सही जवाब तो ये है कि ऐसा ना मैं जैसे बचपन में लोगों को होता है ना एग्जैक्टली क्लियर पता होता है कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे फलाना बनना है, मुझे XYZ बनना है। मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि मुझे क्या बनना है, और राइटर तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मेरे घर में मेरे फादर बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। वो अभी भी टू दिस डेट रात में जब किताब पढ़ते हैं, किताब गिर जाती है तो कोई और बत्ती बंद करता है। हम लोगों ने उस माहौल में घर में देखा था। और मैं देखता था राइटर्स, बहुत सारे रशियन राइटर्स, और बहुत देखेंगे ना जो राइटर्स, वो उनके पीछे जो फ़ोटो होती है तो बहुत ही स्टाइलिश फ़ोटो होती है राइटर्स की, पाइप पीते हुए, है ना। तो मुझे लगता था पाइप वही पी सकते हैं जो राइटर होते हैं। वो तो मुझे बाद में पता चला कि कॉलेज आके आप ये सब कर सकते हैं। लेकिन राइटर मैंने ना होना पहुंचा हूँ मैं डिस्कवर करके। जैसे एक थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन होती है, मैंने लाइफ में बहुत सिंपल थ्योरी फॉलो की कि मुझे क्या नहीं करना है, मैं एलिमिनेट करता गया। तो उसमें टाइम वेस्ट हुआ। जैसे क्या होता है, लॉजिक वाइज बताता हूँ, अगर आप 4 साल की पढ़ाई कर लो तो आपके आधे से ज़्यादा दोस्त और रिश्तेदार और अंकल और वो चाचा चाची जिनके बच्चे IIT में पढ़े हैं, जिनके बड़े बड़े पैकेज झूठ मूठ बताते रहते हैं वो लोग, तो वो आपको एक चीज़ बताएंगे, नहीं अब तो 4 साल तुमने कर दिया है, अब इसको वेस्ट मत करो। बट आप ये लाइफ में हमेशा ये सोचना चाहिए, बात 4 साल की नहीं है, बात 40 साल की है। 40 साल आप क्या सुबह से शाम तक वो कर पाएंगे? तो आपको 4 नहीं बर्बाद हुए, आपने अपने 40 बचाए हैं। हमेशा ऐसा सोचना चाहिए। तो मैं एलिमिनेट करता गया ऑप्शन। तो कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था, लेकिन चूंकि मैं जिस तरीके के, मैंने 10-12 स्कूल बदले बचपन से लेके 12 तक, अलग अलग जगह रहा, अलग अलग। और जब आप कई बार ना रेडी हो रहे होते हो अपने दिमाग में कुछ होने के लिए, तो जब मैं पहुंचा, जब पहली मैंने बुक लिखी, जो सबसे पहली बुक थी मेरी, तो उसमें मैंने मोहल्ले के, अपनी कॉलोनी के उन सारे लोगों की कहानियाँ लिखी जो किसी भी कहानी के हीरो नहीं थे। वो सारे फेलियर थे। आप कोई भी कहानी मेरी पहली किताब की उठाओ, वो सारे लोग वो लोग हैं जिनको कोई मोहल्ले में एग्जाम्पल लेके नहीं बताता रहे वो फलाने शर्मा जी का लड़का या शुक्ला जी का लड़का या XYZ का लड़का। वो सारे लोग वो थे जिनको कोई नहीं बताता। तो मुझे लगा कि मेरे पास ये मौका है कि जिनको कोई हीरो नहीं बनाता, और कोई कितना भी घटिया ज़िंदगी हो, हर आदमी, हर लड़की, हर औरत की ज़िंदगी में कुछ हीरोइक मोमेंट होते हैं जिसमें वो सरपास कर जाता है। अभी सर बता रहे थे टाटा वाली स्टोरी में, इनफैक्ट जो वहाँ पे GM थे वो मेरे कॉलेज सीनियर हैं, जो उस रात वहाँ पे थे, जिनकी फैमिली खुद नहीं बची उसमें। तो वो एक मोमेंट था कि उसने उनको सुपर ह्यूमन बना दिया। तो वो आया मोमेंट, और धीरे धीरे फिर मैंने दूसरी तीसरी किताब के बाद डिस्कवर किया कि मैं लिख सकता हूँ। बस एक आखिरी चीज़ बता दूँ, 3rd बुक मेरी आई मुसाफिर कैफ़े नाम की। तो मुसाफिर कैफ़े जब मैंने लिखी तो मैं नौकरी कर रहा था, और मैं ये करता था 25 रुपये का रिचार्ज कराने में 25 पैसे की कॉल हो जाएगी। आई यूज़ टू मेक इट फॉर हाफ ऑफ द इंडिया। तो ये सब मैं, चंडीगढ़ मेरा मार्केट हुआ करता था। तो मैं जब आया और जब वो किताब लिखी मैंने मुसाफिर कैफ़े, उसमें एक बहुत सिंपल लड़के की एस्केप की जर्नी है जो अपनी दुनिया को छोड़ के भाग जाना चाहता है, और वो एक कैफ़े खोलता है। वो किताब पढ़ने के बाद 10-12 लोगों ने कैफ़े खोल लिए अलग अलग। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार जिसने किताब लिखी है उसका तो भला हो नहीं रहा जो पढ़ रहे हैं वो छोड़ छोड़ के ये सब कर रहे हैं। बट देन आई रियलाइज्ड वन थिंग कि कई बार आप जो बात के लिए रेडी होना चाहते हो, वो कोई चीज़ आपको आके हमेशा ब्लॉक करेगी, रोकेगी, और एक दिन आपको सुबह लगेगा कि हाँ यार अब ये हो गया। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप हर सुबह उस सुबह का इंतज़ार करें जो आप कर रहे हैं, और एक दिन वो इंतज़ार खत्म हो जाएगा। वाह। आप में से और कोई सवाल पूछना चाहता है? हाँ Good जी। morning, sir. Sir, I have a question. Sir, like as a founder of Storybazi, what was the first vision that you saw when you first started the platform? तो मैं बहुत, आप प्लीज़ बैठ जाइए, मैं आपको बताता हूँ। जब आप नई नई किताब लिखते हैं ना, तो आपके साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती क्या होती है? जब आप किताब लिखते हैं आपको कई जगह बोलने के लिए बुला लिया जाता है, ठीक है। जब बोलने के लिए बुला लिया जाता है तो आपसे सवाल आपके बारे में किए जाते हैं, और एज अ राइटर मुझे अपनी राइटिंग, अपनी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग लगती है। तो एक दिन ऐसे ही कहीं पर बुलाया गया था मुझे, और वहाँ पे ऐसे ही मैंने पूछा ऑडियंस में से कि आपका नाम क्या है, तो किसी ने बताया राहुल, और इधर मैंने पूछा, किसी ने बताया नेहा।
तो मैंने राहुल और नेहा की वहीं पे कहानी ऑटोमेटिकली बना दी। वो आज भी मैं कर सकता था, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेता हूँ नहीं, लेकिन मैं आपको ऑन अ सीरियस नोट, तो मैं क्या कर रहा था कि जैसे राहुल बैठा इधर और इधर नेहा बैठी, तो मैं उनकी कहानी वहीं पे इमीडिएटली बना देता था। तो उसका एक एडवांटेज क्या हुआ कि पहले तो फोकस मुझसे शिफ्ट हो गया ऑडियंस पे, और इस पूरी दुनिया में कहानियाँ हमेशा सुनने वाले के बारे में होती हैं। मुझे लगा मेरे पास ये मौका है कि मैं स्टेज पे किसी को उस मोमेंट के लिए, उस 15 मिनट के लिए हीरो या हीरोइन बना सकता हूँ। तो मुझे बहुत बड़ी पावर लगी, तो फिर मैंने वो ट्रेडमार्क कराया, फिर मैंने स्टोरी टेलिंग शुरू की। ये वन वे नहीं है, जैसे आप जो भी ट्रेडिशनल फॉर्मेट है स्टोरी टेलिंग के, चाहे रेडियो पे भी मैंने लिखा है, चाहे कोई भी दास्ता गोई है, चाहे स्टैंड अप कॉमेडी है, उसमें क्या है, वन वे है, आप सुनाते हो, एक सुनता है। बट कुछ एक कहानियाँ मैंने फिर ऐसी उसमें बनाई कि जैसे मैं आपको स्टेज पर बुलाऊंगा और हाँ, आप हाँ या ना बोलोगे तो मैं आगे बनाता जाऊँगा वो कहानी आपके हाँ और ना पे, और मैं कहानी वैसे बदलूंगा। तो वो मैंने फिर धीरे धीरे मास्टर किया। उसमें फिर बहुत सारे लोगों को मैंने मौका दिया जो मेरे लिए ऑडियो शोज़ लिख पाए। कम से कम 16-17 वैसे वो लोग थे जिन्होंने पहली बार कहानियाँ लिखी। तो लॉन्ग टर्म विजन ये है कि जैसे एक हिंदी में जो लोग लिखते हैं या जो राइटिंग कर रहे होते हैं, उनके साथ एक मजाक चलता है, लोग पूछते हैं अच्छा लिखते हो लेकिन करते क्या हो। तो मैं इस मजाक को इस धरती से मिटा देना चाहता हूँ कि हम लिखते हैं और फुल टाइम लिखते हैं। क्या बात है, ऐसा क्या बात है। एक आखिरी सवाल हम दर्शकों से ले सकते हैं। गुड आफ्टरनून सर। सो जैसे आपके नॉवेल्स में रिलेटेबल कैरेक्टर्स जैसे काफ़ी होते हैं, सो व्हाट इज़ योर फॉर्मूला टू क्राफ्ट दोज रिलेटेबल कैरेक्टर्स? अगर मुझे फॉर्मूला पता होता तो मैं पेटेंट करा के करोड़पति नहीं बन जाता कि कैसे होता है। एक ही चीज़ है, आप देखिए क्या है ना कि जैसे जितनी मेरी नॉलेज है ना, जो भी है, आप जितने लोग इस कमरे में बैठे हैं, आपकी जो कलेक्टिव नॉलेज है, कलेक्टिव विजडम है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा है ना। अभी मैं कुछ भी उतने जल्दी मैं चैट जीपीटी नहीं चला पाता जितनी तेज़ी से आप लोग प्रोजेक्ट बना लेंगे उससे, है ना। मेरे को नहीं आता है वो उस तरीके से, लेकिन मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि अगर मैं शुभम की कहानी सुना रहा हूँ तो मैं शुभम से आपकी दोस्ती करा दूँ। जैसे है ना शुभम, जैसे इसको कितना टाइम है हमारे पास, अभी है 2-4 मिनट, है ना। जैसे एक बहुत एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे मान लीजिए एक जो चोर है, आप न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते होंगे, आपने देखा एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी न्यूज़ छपती है कि एक आदमी गया बैंक में डकैती डालने और पकड़ लिया गया। बहुत ऑर्डिनरी सी इतनी सी न्यूज़ आती है, पेज 4 पे, 5 पे, 7 पे, ठीक है, ऑर्डिनरी न्यूज़ है, हमें कोई इमोशन ही इन्वोक होता है इससे। अब वो चोर को अगर आप उसकी कहानी देखेंगे तो चोर को हर कोई अपने अपने तरीके से देखता है। चोर डकैती डालने गया, है ना, तो वहाँ पे उसको एक पुलिस उस पर धारा लगाएगी। अगले दिन जब वो कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में जज जो है वो देखेगा पुलिस ने क्या क्या लगाई है उस पर आईपीसी, उसके बेसिस पे उसको सज़ा देगा, ठीक है। वहीं चौराहे पे जो पंडित जी, मौलवी साहब और सब लोग होंगे, वो बोलेंगे अरे यार चोरी करना पाप है। आप देखो सारे गौतम बुद्ध के टाइम से हर धर्म में लोग बोले थे चोरी करना पाप है। इससे ये पता चलता है कि हमारे यहाँ चोरियाँ बहुत होती थी शुरू से ही, ठीक है। तो लेकिन एज अ स्टोरी अखबार वाला क्या बताएगा कि ये घटना घटी, लॉ एंड ऑर्डर बहुत ख़राब है इस शहर का, या यहाँ पे मेयर सही नहीं है, या सरकार सही नहीं है, लेकिन आप चोर को जान नहीं पाएंगे। एज अ स्टोरी टेलर मेरा काम क्या है, आपको ये बताना कि जो चोर चोरी करने गया था उसी बैंक में वो 1 हफ्ते पहले लोन मांगने गया था। और लोन मांगने गया था, क्यों गया था? क्योंकि उसकी बच्ची का उसको इलाज कराना था। हर हफ्ते उसको खून बदलवाना पड़ता है अपनी बच्ची का। और जब लोन मांगने गया और वो ज़मीन सारी गिरवी रख चुका था, लोन नहीं दिया बैंक ने, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसने जाके वहाँ पे डकैती का अटेम्प्ट किया और वो फेल हो गया। 6 महीने बाद जब वो लौटा तो बच्ची नहीं थी। इस गुस्से में उसने दोबारा बैंक में डकैती डाली, और इस बार डकैती जब डाली तो सारे पैसे लेके उन सारे गरीब लोगों में बांट दिए उसने, जिनके पास अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। जब मैं आपको ये बताता हूँ तो चोर आपका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, आपका दोस्त हो जाता है। मैं इस पूरी कहानी में ये नहीं साइड लेता कि चोरी करना अच्छा है या ख़राब है, वो आपकी विजडम है, वो आपको डिसाइड करना है। मेरा काम स्पून फीड करना नहीं है सच। मेरा काम बहुत सिंपल है कि जो भी मेरी कहानी का कैरेक्टर है उससे आपकी इतनी दोस्ती करा दूं। जैसे आपका जो बेस्ट फ्रेंड होता है, आपको पता रहता है ना, उसको पहाड़ पसंद है कि समंदर पसंद है, उसको पनीर से पसंद है या चिकन पसंद है। आपको एग्जैक्टली पता होता है कि आपके बेस्ट फ्रेंड को, आपके लवर को, आपके घर वालों को क्या एग्जैक्टली पसंद है। मेरा काम उस कैरेक्टर को आपका दोस्त बनाने का है, इसलिए कोई फॉर्मूला नहीं है। लाजवाब सर, आपका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है कि हम सभी अपने हिस्से की अधूरी बातों के साथ एक दिन यूं ही मर जाएंगे। सर, हम भी बहुत कुछ कहना, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं आपसे, बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन वही कि
अपने हिस्से की बातें कुछ अधूरी रह जाती हैं। आपके लिए सर मैंने 4 लाइनें लिखी हैं, वो मैं आपकी नज़र करती हूँ कि मेरे आज़ाद ख्वाहिशों के परिंदे तू आदे दस्तक के मशगूल हूँ मैं। मेरे आज़ाद ख्वाहिशों के परिंदे तू आदे दस्तक के मशगूल हूँ मैं। फना होने की जुस्तजू में हूँ मैं कि यूं ही नहीं मिला करते मोती समंदर को। दिव्या प्रकाश रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते कि यूं ही नहीं मिला करते मोती समंदर को। वो अपने चित्कारा के लिट फेस्ट में दिव्या प्रकाश दुबे जी की महफिल में हूँ मैं कि एक गज़ब है रंग भर गए मेरे कैंपस की माटी में, कि एक गज़ब है रंग भर गए मेरे कैंपस की माटी में। अब तो बस अपने दर्शकों के साथ आपको अलविदा कहने को हूँ मैं, अब तो आपको अलविदा कहने के हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट।